एक लड़की की 2-3 दिन के बाद बारात आने वाली थी। बारात आने के बाद फिर वो दुल्हन बन के विदा होने वाली थी। अचानक ही उसकी मुलाकात अपने प्रेमी से हो जाती है। करीब-करीब 5 या 6 साल की उनकी दोस्ती होती है, प्यार होता है, दोनों एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कस्में खा चुके थे। लेकिन दुल्हन ने भी काफ़ी कोशिश की और जो उसका प्रेमी होता है, उसने भी काफ़ी कोशिश की कि हम दोनों ही शादी कर लेते हैं। एक समाज के थे, एक बिरादरी के थे, सब कुछ एक था, लेकिन परिवार वाले तैयार नहीं थे। अब जब दुल्हन बन के विदा होने वाली है, तो उसके बाद फिर जब प्रेमी से मुलाकात होती है, तो प्रेमी कहता है कि, "तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी?" प्रेमिका कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। तुम जब चाहोगे, जैसा चाहोगे, मैं वैसे ही तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगी। ये रिश्ता जैसे शादी से पहले था, शादी के बाद भी वैसे ही मज़बूत रहेगा, वैसे ही प्रगाढ़ रहेगा। जैसा वादा किया गया था, ठीक वैसा ही होता है। दुल्हन बनती है, विदा होती है, विदा होने के बाद चली जाती है और 1 सप्ताह तक वो अपने पति के साथ रहती है और पति के साथ रहने के बाद वो अपने पति से बड़े प्यार से सलीके से कहती है कि देखो, मुझे मेरे माँ-बाप की, परिवार की बहुत याद आ रही है। क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? जैसे ये बात आती है, पति ने कहा कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी तुम अपने वहाँ से आई हो तो ज़ाहिर-सी बात है याद तो आएगी ही आएगी। दुल्हन अपने पति के साथ सीधा पहुँच जाती है मायके। मायके में उसे अपने परिवार से नहीं मिलने था, बल्कि मिलना था प्रेमी से जो वादा करके आई थी। मायके के पास में ही रहता था बिल्कुल प्रेमी। जब चाहो, जैसे चाहो, वह मुलाकात हो जाया करती थी, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं था। शादी का वक्त धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, महीने, 2 महीने, 3 महीने। अब जब वक्त आगे बढ़ रहा था, जैसे-जैसे प्रेमी इशारे करता था, वैसे-वैसे प्रेमिका यानी कि जो दुल्हन होती है, वो मिलने के लिए कोशिश करती थी। शुरुआत में तो प्यार से काम चल जाया करता था, लेकिन जब वक्त आगे बढ़ जाता है, तो प्यार से नहीं बल्कि तकरार से काम चलता था। अब जब उसे मायके जाना होता था, तब वो लड़की कोई ना कोई ऐसा बहाना करती थी, ऐसा झगड़ा उत्पन्न करती थी, जिससे कि अब पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता था और वो मायके चली जाया करती थी। मायके आने के बाद आराम से अपने जब प्रेमी से मिलना होता था, दिल भर जाया करता था, फिर ससुराल आ जाया करती थी। लेकिन ऐसे करते-करते 2 साल का समय बीत जाता है। जैसे वो पति से मिलती थी, वैसे ही वो प्रेमी से भी मुलाकात कर लिया करती थी। अब प्रेमी और प्रेमिका ने सोचा कि क्यों ना इस पति को रास्ते से हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा? इसके लिए बड़ी तगड़ी प्लानिंग करते हैं। फुल प्रूफ प्लानिंग होने के बाद कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल होने के 10 दिन तक किसी को इस बात का एहसास ही नहीं था। दरअसल ये मर्डर है। उसको लोग सामान्य एक मौत समझ रहे थे, लेकिन सामान्य मौत नहीं थी। एक सवाल पूछा जाता है दुल्हन से और जैसे सवाल पूछा जाता है, उसने सवाल का जवाब जो दिया, उस जवाब में ही कत्ल का राज छिपा हुआ था। कैसे इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, कैसे वो पति मारा जाता है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान की राजधानी जयपुर की। तारीख है 5 अगस्त 2026। शाम के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। कविता मीणा नाम की एक महिला होती है, अपने देवर जिसका नाम होता है मनीष, उसको फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद कहती है कि देवर जी, आप एक काम करो, श्यामनगर इलाके में 200 फीट चौराहे के पास पहुंच जाओ। तुम्हारे भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जैसे मनीष ने ये बात सुनी, मनीष कहता है भाभी आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल तुरंत आता हूँ। जितना भी समय उसको अपने घर से निकलने में उस जगह पर पहुंचा, उतने समय में वो पहुंच जाता है, जाकर देखता है कि भैया की हालत सचमुच बहुत ज़्यादा खराब थी। तत्काल ही वो सीकर रोड पर CKS एक हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में जाकर अपने बड़े भाई जिसका नाम महेश मीणा होता है, उसको जाकर एडमिट करा देता है। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे ही उसकी नब्ज टटोलते हैं, नब्ज टटोलने के बाद कहते हैं कि ये मर चुका है। अब क्योंकि बात हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी है, इसलिए उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। हॉस्पिटल वालों ने जैसे मेडिकल सूचना पुलिस को दे दी, तो पुलिस इसके बाद मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने मौके पर आने के बाद इस लाश को, इस शव को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। शव पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम में ऐसी कोई बात निकल के सामने नहीं आती, क्लियर बात निकल के सामने आती है कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला क्या है। लास्ट को जो पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। उसके बाद फिर गमगीन माहौल में शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और जैसे ही शव का अंतिम संस्कार हो रहा था, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। और सबसे ज़्यादा अगर कोई रो रहा था तो उसकी पत्नी रो रही थी, कविता मीणा। कविता मीणा रो रही थी। सभी घर वाले, परिवार वाले, मायके वाले, जितने भी लोग उसको जानते हैं, उसको तसल्ली दे रहे थे कि बेटा, ये सब होने को कौन टाल सकता है, भगवान को शायद यही मंजूर था। सबके सब उसको तसल्ली दे रहे थे। अब इस मौत को लगभग 10 दिन के आसपास का समय बीत जाता है। ये तारीख आ जाती है लगभग 15 या 16 अगस्त के आसपास की बात है। इसी बीच में ससुर जो होता है, उसका ससुर अपने बेटे की बहू से बातचीत करता है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए पुचकारते हुए कहता है कि बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना, ये घर तुम्हारा ही है, तुम इस घर की मालकिन हो। जैसे हम अपने बेटे से प्यार करते थे, महेश मीणा से, ठीक वैसे ही हम तुमसे प्यार करते हैं। किसी चीज़ की कोई दिक्कत महसूस मत करना, मैं तुम्हारे बाप के ही जैसा हूँ, बिल्कुल बाप ही समझना मुझे। जब इस तरह की बात कही जाती है तो इसी बीच में
वो बातों ही बातों में एक सवाल पूछ लेता है ससुर। ससुर पूछता है कि बेटा उस दिन आखिरकार हुआ क्या था, थोड़ा मुझे बताओ तो सही। जैसे ससुर ने अपनी बहू से ये बात कही, उसने कहा कि पापा जी, श्याम नगर इलाके में जैसे उनकी तबीयत खराब होती है, तो तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने जब उन पर चला नहीं जा रहा था, लगातार उल्टी कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो इसी बीच में मैंने उन्हें अपनी बाइक पे बिठाया। बाइक पे बिठाने के बाद उन्हें अपनी दुपट्टे से बांधा, और दुपट्टे से बांधने के बाद उनको कुछ दूर तक मैं लेके चलती हूँ। लेकिन क्या करूं, वो बार बार गिर रहे थे। जब गिर रहे थे तो फिर मुझे मजबूरी में अपने देवर को फ़ोन करना पड़ा। जैसे ससुर ने ये बात सुनी, ससुर भी अपना बस इस बात को सुनने के बाद और भी ज़्यादा भावुक हो जाता है कि आखिरकार बेटा ठीक ठाक ही तो था, सब कुछ तो बढ़िया था, लेकिन चला गया। लेकिन ससुर का मन यहाँ से नहीं माना। ससुर उसी इलाके में पहुँच गया, यानी कि श्याम नगर इलाके में पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद जो जगह बताई गई थी उसी लोकेशन पर पहुँच जाता है, और लोकेशन पर पहुँचने के बाद उसके ससुर ने चारों तरफ देखना शुरू कर देता है। वहीं पास में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। अब जब सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं तो कैमरे को के बाद जो मालिक होता है उसके पास पहुंच जाता है, कहता है कि साहब मुझे आपकी एक मदद चाहिए, एक हेल्प चाहिए। सीसीटीवी कैमरे के मालिक ने कहा कि बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। कहा कि फला तारीख की बात है, यानी कि 5 अगस्त 2026 की बात है, लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। क्या अपना आप सीसीटीवी कैमरा दिखा सकते हैं, मैं कुछ देखना चाहता हूं। जब बात देखने वाली बात आती है तो इसी बीच में कैमरा दिखा दिया जाता है, और जैसे ही स्क्रीन को शेयर किया जाता है, यानी कि ससुर स्क्रीन देख रहा था, देखते ही रह जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जो उसके बेटे की बहू ने बोला था वो सच नहीं था, दरअसल वो तो झूठ था। झूठ इसलिए था, वो कह रही है कि मैं बाइक पर बिठाकर उसको लेके आई हूँ, मैंने दुपट्टे से बांधा हुआ है, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे में जो दृश्य कैद हुआ था वो दृश्य कुछ अलग था। ये जो उसकी कविता मीणा है, कविता मीणा किसी के साथ बैठी हुई है बाइक पर। एक और बाइक है, उस बाइक पर 2 लोग बैठे हुए हैं। उन 2 लोगों के बीच में उसका बेटा बैठा हुआ था, महेश मीणा। बस उस महेश मीणा को ये देखने के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बहू इतना झूठ कैसे बोल सकती है। अभी इस घटना को लगभग 10-11 दिन के आसपास का समय हो जाता है। तारीख आ जाती है 16 अगस्त 2026 की शाम का ये वक्त हो रहा था। ससुर सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि विश्वकर्मा थाने पहुंच जाता है, और वहां जाने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे बेटे की हत्या हुई है, और हत्या किसी और ने नहीं की है, बल्कि मेरे बेटे की पत्नी ने, यानी कि मेरी बहू ने हत्या की है। आप इस मामले की जांच पड़ताल कर लीजिए। पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कह रहे थे कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, वैसे भी हम मामले की जांच पड़ताल तो कर ही रहे हैं। लेकिन 11 दिन में अभी तक पुलिस को कुछ मिला ही नहीं था। पुलिस एकदम से अपना खामोशी के साथ काम कर रही थी। अब पुलिस ने जब शिकायत मिलती है, एफआईआर दर्ज होती है, और पुलिस ने फिर इस मामले में कार्रवाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा देखा, और देखने के बाद फिर पुलिस को भी थोड़ा यकीन हो चला कि जो कहा गया था। फिर सीडीआर निकलवाई जाती है कविता मीणा की, और जैसे उसके मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है, साथ ही उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने में वो विरोधाभासी जो जवाब था वहीं पर वो फंस जाती है, और उससे पूछा जाता है कि बेटा अब सही सही बता दो, नहीं तो पुलिस अपने तरीके से तुमसे सही से पूछ लेगी। जब पुलिस ने अपने तरीके से बातचीत करना शुरू किया है तो कविता मीणा ने अब कहानी बताना शुरू कर दिया। वो कहती है कि जहां की वो शिवदासपुर की रहने वाली, इनकी ससुराल से लगभग 55 किलोमीटर दूर उसका मायका है, जिसका नाम शिवदासपुर है। वहां की वो रहने वाली है कविता मीणा। वो कहती है कि 6-7 साल पहली बात है, उसका अपने ही घर के पास में रहने वाले एक लड़के से, जिसका नाम गणेश मीणा होता है, उसका अफेयर हो जाता है। प्यार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। वो उसके साथ रहना चाहती थी, उसको पसंद करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी। परिवार से तमाम कोशिशें की, लेकिन परिवार के लोग तैयार नहीं हुए। परिवार ने सिर्फ देखा तो सिर्फ महेश मीणा को देखा, जो कि मल्होत्रा नगर का रहने वाला है, जयपुर का रहने वाला है। जब परिवार वालों ने उस लड़के को देखा, लड़का पसंद आ जाता है। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी तुम्हें कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी शादी होगी तो उसी लड़के से ही होगी। जब उस लड़के से शादी वाली बात आती है तो आखिरकार लड़की को, यानी कि कविता को, अपने परिवार की बात माननी ही पड़ती है, और धूमधाम से शादी हो जाती है। यानी कि 6-7 साल का जो प्यार था वो छूट जाता है पीछे। लेकिन एक कसम खा के आई थी, एक वादा करके आई थी कि हम दोनों मिलते रहेंगे। जैसे शादी से पहले रिश्ता था, शादी के बाद भी रिश्ता वैसे ही कायम रहेगा। शुरुआत में प्यार से अपने मायके आ जाया करती थी, लेकिन बात जब नहीं बनती थी तो तकरार करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके मायके आ जाया करती थी, और मिलना जुलना इसी तरह से चल रहा था। और ऐसे चलते चलते 2 साल का समय बीत जाता है। जब 2 साल का समय बीत जाता है तभी प्रेमी और प्रेमिका आपस में परिवार में मशवरा करते हैं, सलाह करते हैं कि यार कैसे चलता रहेगा ये सब कुछ, क्या ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इसी बीच में एक और बात हो जाती है। जो कविता है, इसके बहन जो होती है, उसकी महेश के परिवार में ही एक लड़के से शादी कर ली जाती है। अब जो इस कविता के परिवार के लोग होते हैं, कहते हैं कि बेटा कोई भी इधर उधर की बातें मत करना, तुम्हारी एक बहन उस घर में और चली गई है, इसलिए उस घर में बहुत ही इज्जत के साथ रहना है, और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब उसके पास वाकई रास्ता नहीं था। तभी इसने अपने प्रेमी से कहा कि कुछ करो,
अगर नहीं कर सकते हो तो बताओ, फिर मेरा तुम्हारा मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तभी प्रेमी कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक बेहतरीन प्लानिंग है, और प्लानिंग ऐसी है, गांव में एक व्यक्ति खत्म हो गया था, आज तक उसका किसी को पता ही नहीं चला। अब उसके बारे में जो पूरी कहानी बताई जाती है तो उसके बाद फिर इंतजाम किया जाता है। यानी कि कविता अपने पिता से संपर्क करती है, संपर्क करने के बाद कहती है कि पिताजी, गेहूं आने वाले हैं, कोठी में गेहूं रखे जाएंगे, खराब हो जाते हैं, घुन लग जाता है, दवाई का इंतजाम करने की बात है। सासू माँ ने बोला है, यकीन ना हो तो बात कर लीजिए। अब सासू माँ से बात भी करा दी जाती है। अब पिताजी ने गेहूं में रखने वाली जो दवाई होती है उसका इंतजाम कर दिया जाता है। जब पिताजी लाकर दे देते हैं, कविता उसमें से थोड़ी सी दवा अपने पास रख लेती है, इतनी दवा जब किसी व्यक्ति को दी जाए तो उसका काम तमाम हो जाए। 4 महीने पुरानी बात है, किसी को इस बात का एहसास भी नहीं था। अब उसमें गेहूं में दवा रख दी जाती है, थोड़ी सी दवा अपने पास रखती है। उसके बाद फिर ये वक्त का पहिया आगे बढ़ जाता है और 5 अगस्त 2026 का सुबह सुबह का वक्त हो रहा था। कविता अपने पति महेश मीणा से कहती है, अजी सुनते हो, चलो आज मंदिर चलते हैं, मंदिर भी घूम के आ जाएंगे, और साथ ही वो मुझे कुछ दवाई भी लेके आनी है। पति से बड़े सलीके से, बड़े प्यार से जब उसने कहा तो उसका पति मान जाता है। सुबह 9 बजे के आसपास घर से निकलते हैं, पहले दवाई लेते हैं, दवाई लेने के बाद नई नाथ धाम लगता है बस्सी में, वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ आराम से घूमना फिरना होता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद कहती है कि सुनो, मुझे ना बहुत जूस पीने की तलब हो रही है, चलो जूस पीते हैं। जब बात जूस पीने वाली आती है तो पति कहता है मेरी तो इच्छा नहीं हो रही है। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे प्यार की खातिर तो पीना ही पड़ेगा। अब 2 गिलास बनवाए जाते हैं। न जाने कब मौका मिल जाता है, जो दवाई उसने गेहूं में डालने के लिए अपने पिताजी से मंगवाई थी, वही दवा का इस्तेमाल वो जूस में कर लेती है और अपने पति को पिला देती है। 30 मिनट तक उसके पति को इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसने जूस के अंदर जहरीला पदार्थ भी उसने अपने सेवन कर लिया है। उसके बाद पति पत्नी बाइक पे बैठते हैं और बाइक पे बैठने के बाद चल देते हैं। लेकिन लगभग 30 मिनट के बाद जब बाइक चलते चलते उसने अपने मायके की तरफ बाइक को करवा लिया था, शिवदासपुर की तरफ, और जैसे मायके की तरफ बाइक जा रही थी उसकी तबीयत खराब होने लगती है, बाइक रोकी जाती है, लगातार उल्टी पुल्टी उसको होना शुरू हो जाती है। और जैसे उल्टी पुल्टी हो रही थी, इस बीच में वो इंतजार कर रही थी कि कब मरेगा। 30 मिनट के बाद तो असर हो रहा है, उसके बाद भी उल्टी कर रहा है, इसकी तबीयत खराब क्यों नहीं हो रही है। तभी उसने अपने प्रेमी को कॉल किया। प्रेमी को कॉल करने के बाद किसी न किसी माध्यम से, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं कि जिससे पता भी नहीं चलेगा, इस सोशल मीडिया के माध्यम से उसने अपने पति को, प्रेमी को बुलवाया। और जो उसका प्रेमी गणेश होता है, तो गणेश अपने साथ 2 दोस्तों को लेकर आता है। एक का नाम अजय मीणा होता है और दूसरे का नाम होता है गोलू प्रजापत, उनको साथ लेके आता है। उसके बाद फिर गोलू प्रजापत और अजय मीणा के बीच में तो वो बिठाता है महेश को, और गणेश अपनी प्रेमिका इनके कविता को अपने साथ बाइक पर बिठाता है। और ये बाइक को लेकर लगभग 2 से ढाई घंटे तक इधर से उधर घूमते चलते रहते हैं। बस इनका एक ही मकसद था कि महेश कब अपने प्राण त्यागे। जब बिल्कुल मरने की स्थिति में होता है, जब वो श्यामनगर इलाके में 200 फीट चौराहे के पास पहुंच जाते हैं, तभी कहते हैं कि चलो एक काम करो, तुम इन्हें यहाँ छोड़ो, बाइक छोड़ो और यहाँ से निकलो। अब वो प्रेमी के दोनों दोस्तों को वहां से निकाल देती है। निकालने के बाद अपने पति का इंतजार कर रही थी कि कब इसके प्राण निकले, क्योंकि वो मरने की स्थिति में पहुंच गया था। इसी बीच में देवर को फोन करती है, देवर को मौके बुला लेती है। लेकिन जैसी कहानी उसने घर पे बताई थी, उस कहानी में सिर्फ इतना सा झोल था, एक ही, और वो झोल ये था कि उसने अपने पेट से दुपट्टा बांधा, अपने पति को पीछे बांधा बाइक पर, खुद बाइक चला के लेके आई थी। लेकिन ये सच नहीं था। सच ये था कि वो अपने प्रेमी के साथ बैठी थी और प्रेमी के जो 2 दोस्त होते हैं उनके बीच में उसका पति बैठा होता। ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। उसके बाद बात खुल जाती है, और बात खुलती है तो एक पत्नी द्वारा पति की हत्या का मामला खुलकर जब सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 2 साल तक वो झूठ के साथ एक जिंदगी जी रही थी, और इस बात का उसके पति के मायके में, यानी कि ससुराल वाले में, किसी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। और जब एहसास हुआ तो दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। 19 अगस्त 2026 को इनको गिरफ्तार किया जाता है और 21 अगस्त 2026 को कोर्ट में पेश होने के बाद इनको जेल भेजने की बात की जा रही थी। लेकिन अब बाकी की जिंदगी सब सलाखों के पीछे गुजरेगी। शायद पति तो अब रहा नहीं, प्रेमी के साथ मिलने की कोशिश भी करेंगे तो सलाखें एक होंगी, लेकिन दीवारें ऊंची होंगी, मिलना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस कहानी में वाकई एक गलती जरूर हुई है, और वो गलती है कविता के परिवार वालों की। जब शुरू से लेकर आखिर तक वो अपने घर वालों से, परिवार वालों से बातचीत कर रही थी, वो अपने प्रेमी के साथ रहने की बात कर रही थी, तो घर वालों को मान जाना चाहिए था। कम से कम एक कत्ल तो नहीं होता। यहाँ एक व्यक्ति बेचारा जिसका कोई दोष नहीं था, वो उसको बेवजह खामखा उसको मरना पड़ा। दोस्तों, जाते जाते गुजरात के कच्छ के रहने वाले हैं बीडी अहीर, आज इनका जन्मदिन है। बीडी अहीर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। लखनऊ से आदित्य यादव हैं, अभयपुर सोहाना हरियाणा से सौरभ खटाना, कच्छ गुजरात से बीडी अहीर जिनका नाम अभी हमने लिया था, मुंबई से हैं मोहम्मद दिलशाद, कोलकाता से मोहम्मद जाहिद हुसैन, मलकाश टोप्पो, सोपोर कश्मीर से हैं जैक राइडर, श्याम सुंदर विश्वकर्मा,
प्रदीप मिश्रा, सतीश चंद, जाफरकर हुसैन, राकेश कुमार गुप्ता, जुबैर खान, मीरा भारती चित्रकूट से हैं, ऋषि बरदाना, सलीम अल्तर आज़ाद, मुजीब राणा, फैसल इस्माइल वाला, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।